व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है या यूट्यूब स्टूडियो के लिए सेटअप करना है। बड़ा बजट है नहीं लेकिन स्टार्ट लेना भी लाजमी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वीडियो शूट से लेकर यूट्यूब पर पब्लिश करने तक के तमाम मराहिल आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ। और हाँ, मैं हूँ हैदर जी, बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या करूं, प्रोफेशनल मसरूफियात के सबब मैं इस चैनल के लिए वक्त बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा, बस यार ख्वाहिश के बावजूद भी। लेकिन आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प होने वाली है जो इस चीज़ की ताक में है कि व्लॉगिंग या यूट्यूब स्टूडियो का सेटअप कैसे किया जाए। तो सबसे पहले नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं दिलचस्पी के मुतालिक। जी हाँ, दिलचस्पी से मुराद मेरी ये है कि वीडियो कंटेंट की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा तवील नेश है, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है। अब आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में ज़्यादा है, वो व्लॉगिंग में है, फूड व्लॉगिंग में है, या यूट्यूब के मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपकी दिलचस्पी हो सकती है। याद रखें कि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन में कदम रखना है, यहाँ आपने सबसे पहले कोई एक कैटेगरी मुंतखब करनी है जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। दिलचस्पी क्यों? कि अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो आप एक लंबा दौड़ पाएंगे, आपको काम में मज़ा भी आएगा। तो दिलचस्पी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं कैमरा सेटअप पर, कि कैमरा सेटअप कैसा होना चाहिए। तो मेरा भाई, अगर कैमरा सेटअप पर मैं बात करूं तो कैमरा में हमारे पास 3 टाइप के कैमराज आते हैं। बेसिकली 2 टाइप के कैमराज हैं, लेकिन एक मैंने इसमें मोबाइल का भी ऐड किया है तो इसलिए 3 कह रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात कर ले जो आम अफराद में बहुत मकबूल है, और वो है DSLR। तो मेरा भाई, DSLR कैमरा को तो आप बिल्कुल एक साइड पे कर दे, और अगर आपके पास कचरे का एक बड़ा सा डब्बा हो तो उसी में फेंक दे। ऐसा नहीं है कि DSLR कैमरास किसी काम के नहीं होते, लेकिन वीडियोस के लिए मैं आपको वो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सो उस पर बजट ज़ाया करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। और याद रखें, स्टूडियो सेटअप करने से पहले जो आपने एक एक चीज़ पर बड़ी बारीक बेनी से अपना बजट खर्च करना है, उनमें से एक है कैमरा। कि कैमरा अगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ना ख़रीदें तो ये आपका बजट ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तहकीक आपको इस बात पर करनी है कि आप जिस कैटेगरी पर काम करने वाले हो तो वहाँ के लिए आपको कौन सा डिवाइस बेहतर रहेगा, उसी पर अपना सरमाया खर्च कर लिया करें। अब दूसरे कैमरे की हम बात कर ले, वो है मिररलेस। मिररलेस वीडियो फॉर्मेट के लिए सबसे बेस्ट कैमराज जो है वो मिररलेस है। लेकिन मिररलेस में भी अगर आप कोई भी कैमरा लेता है, वह कंपनी भी कोई हो और मॉडल भी कोई हो, बस वहाँ पर भी आपने 2-3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। उनमें से नंबर 1 है कि स्टेबिलिटी, कि इस कैमरे में स्टेबिलिटी आपको मिल सके। अगर स्टेबिलिटी आपको ना मिले तो याद रखना, फिर आपको कुछ इजाफी गैजेट्स पर भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो लिहाजा पहले से ही देख भाल कर कोई ऐसा कैमरा ख़रीदे जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिल सके। नंबर 2 पर कैमरा में आपने ये चीज़ नोट करनी है कि वहाँ आपको S-Log के फॉर्मेट मिल सके, यानी वो कैमरा ख़रीदे जिसमें S-Log पर आप रिकॉर्डिंग कर सके। अच्छा, S-Log पर क्यों? यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वहाँ आपको S-Log की ज़रूरत पड़ती है। S-Log पर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ आपको एक डायनामिक रेंज मिलता है बनिस्बत फ्लैट और S-Log में क्या फ़र्क होता है कि ये समझ ले आप, जो मोबाइल में हम जितने भी वीडियोस बना रहे होते हैं वो हमें एक पहले से एक बनाया कलर लट में जो है ना वो तैयार करके दे देता है। लेकिन S-Log में कलर्स नहीं होते, वो रा वीडियो होती है जिसमें कलर नहीं होते, लेकिन उसकी डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है। और हम अपने पोस्ट प्रोडक्शन में इसको कलर ग्रेड करके अच्छा सा लुक दे देते हैं।
तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप मिरर लेस कैमरास की जानिब चले जाएं, ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है तो फिर मोबाइल आपके लिए सबसे बेस्ट है। मोबाइल में भी अब मैं आपको बता दूं कि अगर मोबाइल की बात की जाए तो कौन से मोबाइल है जिसके कैमरास बहुत अच्छे हैं। वो मेरी नज़र में इस वक्त 3 मोबाइल फ़ोन हैं। अगर आप फ़कत कैमरा को मद्देनज़र रखकर कोई मोबाइल डिवाइस ख़रीदना चाहते हो तो नंबर 1 पर मोबाइल में आपको मिलेगा वो है सोनी एक्सपीरिया। लेकिन सोनी एक्सपीरिया का अपना अजीब सी मॉडल की वजह से हमारे यहाँ ख़ुसूसन पाकिस्तान में इतना मकबूल नहीं है। लेकिन सच यही है कि सोनी एक्सपीरिया जैसा कैमरा किसी एक मोबाइल फ़ोन में भी दस्तयाब नहीं। उसी तरह दूसरे नंबर पर अगर मैं आपको बात कर दूं तो हमारे पास बेस्ट कैमरास वाले फ़ोन में गूगल पिक्सल है। जी हाँ, गूगल पिक्सल्स में भी सोनी के लेंस लगे होते हैं और इसका कैमरा भी कमाल का है। आईफोन से भी ज़्यादा मैं गूगल पिक्सल के कैमरा को पसंद करता हूँ और ये बिलाशुबा कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको इससे मिल सकता है। और बात करें स्टेबिलिटी की तो यहाँ गूगल पिक्सल में आपको बिल्ट इन स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन सोनी एक्सपेरिया हो या गूगल पिक्सल, इसका एक डिसएडवांटेज है और वो है ये कि अगर आप इब्तिदाई सेटअप में हो और अपने वीडियो को भी मोबाइल में ही एडिट करना चाहते हो तो ये दोनों मोबाइल फ़ोन आपके लिए नहीं है। जी हाँ, अगर आप अपने वीडियोस को इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स में रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करने के अलावा उसमें आप एडिट भी इसी मोबाइल में करते हो तो यहाँ आपको कुछ लैगिंग का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप न सिर्फ ये है कि वक्त ज़ाया होगा बल्कि आपको जो एक वर्क फ्लो होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। अगर आप मोबाइल में ही वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो बचता है वो है आईफोन। आईफोन ज़रूरी नहीं है कि करंट मॉडल हो, आप निस्बतन पुराना मॉडल भी ले सकते हो। बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी आईफोन का एक पुराना वर्जन है और उसी से ये वीडियो शूट हो रही है। तो मेरा भाई कैमरास के मुतालिक भी आपने जान लिया। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की कि हम अपने शूट्स को बिल्कुल स्टेबल कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है ट्राइपॉड और दूसरा है गिम्बल। ट्राइपॉड किस लिए और गिम्बल कहाँ के लिए, अब इसकी भी मैं वजाहत कर लेता हूँ कि मसलन अगर आप एक फूड व्लॉगर हो या आप ट्रेवल व्लॉगर हो तो आपको गिम्बल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में स्टेबिलिटी है या आपके पास कोई मिररलेस कैमरा है और उसमें भी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है तब गिम्बल की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ फास्ट शूट के लिए या सिनेमैटिक शूट्स के लिए गिम्बल लेना ज़रूरी हो सकता है। अगर आपका बजट इसके लिए इजाज़त दे तो गिम्बल आपने अपने सेटअप में ज़रूर ऐड करना है, इससे आप सिनेमैटिक शूट लेने में कामयाब हो सकते हो। दूसरे नंबर पर है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड कहाँ पर काम आते हैं, जैसे कि अब मैं हूँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ आराम से सुकून से और मैंने अपने फ़ोन को एक ट्राइपॉड में माउंट किया है तो ट्राइपॉड इस सिचुएशन में आपके काम आता है। यहाँ के लिए ट्राइपॉड ज़रूरी है जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी वीडियोस शूट कर पाए। तो स्टेबलाइजेशन के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं ऑडियो सेटअप की कि जी हाँ, अगर आप वीडियो आपने बना दी या शूट कर दी, जाहिर सी बात है कि वीडियो में जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है ऑडियो। क्योंकि अगर आपकी वीडियो जितनी भी शानदार क्यों ना हो, ऑडियो भी आपकी उसी हिसाब से क्रिस्प एंड क्लीन होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको माइक की ज़रूरत पड़ती है और माइक में हमारे पास 3 टाइप के माइक आते हैं। 3 टाइप के नहीं आते, बेसिकली तो 2 टाइप के आते हैं, एक है डायनामिक और एक है कंडेंसर माइक। अभी जो माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कंडेंसर माइक है, गो के ये ऑडियो मेरी कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है।
لیکن بعض اوقات کچھ کنڈینسر مائک ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو آپ کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہاں آڈیو میں آپ کو کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن اس مائک کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیک گراؤنڈ نوائزز یہاں پر موجود ہو تو یہ مائک اس کو ریموو کر لیتا ہے. کچھ تو ہم پوسٹ پروسیسنگ میں ریموو کر لیتے ہیں لیکن کچھ یہ مائک خود بھی بیک گراؤنڈ نوائزز کو ختم کر لیتا ہے. ہر کنڈینسر مائک کے جو ہے وہ ایک ہی سم سے، مثلا اس کا مائک جو ہے یہاں اس رخ پر لگا ہے تو اگر میں یہاں قریب ہو کے بولتا ہوں تو یہ صرف میرے آواز ہی ریکارڈ کر پائے گا. اگر یہاں سے بھی بالفرض کوئی ارد گرد سے بھی بولے تو یہ مائک وہ آواز ریکارڈ نہیں کرے گا. یہی کہلاتا ہے کنڈینسر مائک. اور کنڈینسر مائک بہت ساری سچویشن میں بہت کارآمد ہوتا ہے، خصوصاً آؤٹ ڈور کنڈیشن میں بھی یہ کنڈینسر مائک بہت اچھے رہتے ہیں. اب دوسرا ہے ڈائنامک مائک. ڈائنامک مائک دیکھا جائے تو بیسٹ رزلٹ اسی کا ملتا ہے، لیکن اگر آپ کا اچھا سا روم آپ نے بنایا ہو، ساؤنڈ پروف سسٹم آپ نے کیا ہو، تب جو ہے آپ کے لیے ڈائنامک مائک بیسٹ ہے اور وہاں سے آپ کو وائس کوالٹی بہت بہتر مل جاتی ہے. اب بات کرتا ہوں میں تیسرے درجے کے مائکس کی جو وائرلیس مائک کہلاتے ہیں. جی ہاں، وہاں پر آپ کو وائر نہیں ملتا، لیکن میں یہاں پر آپ کو تجویز کروں گا کہ وائرلیس مائک سے جتنا ہو سکے آپ کنارہ اختیار کر لیں. جی ہاں، ایک ہی بندے کی وائس ہو. مثلا میں ابھی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، اس مائک سے جو کنڈینسر مائک ہے اور اس کی وائر میرے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہے. یہاں اگر میں آپ کو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، بہت سلو اور دھیمے انداز میں بات کر رہا ہوں، پھر بھی آپ کو آڈیو اچھی سننے کو ملے گی. لیکن یہی پر بیٹھ کر میں کسی وائرلیس مائک کا سہارا لوں تو یقین مانیے میری آڈیو اتنی اچھی نہیں مل سکتی آپ کو. تو وائرلیس مائک جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اس میں بہرحال آڈیو کوالٹی پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ ڈور کنڈیشنز میں کام کرتے ہو، جس طرح کے ٹریول ولاگرز یا فوڈ ولاگر، آؤٹ ڈور ولاگرز جو ہوتے ہیں، وہاں ان کو وائرلیس مائک سپورٹ کر لیتا ہے. لیکن آؤٹ ڈور سچویشن میں بھی آپ کو وائر والے مائک سے اگر آپ کام چلا سکتے ہو تو کوشش کیجیے گا کہ اسی مائک سے ہی اپنا کام چلا لے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ مائک جو ہے آپ کا بہت مہنگا ہو تبھی آپ اچھا کام کر پائیں گے. نہیں بھائی، آپ بالکل سستے ترین مائک سے بھی کام لے سکتے ہو، اور اس زمن میں بویا کہ ایک معروف سا مائک ہے وہ بھی آپ کا کام چلا سکتا ہے، اس سے آپ اپنا کام چلا سکتے ہو. تو امید ہے کہ آڈیو کے متعلق بھی آپ کا ذہن کلیئر ہو چکا ہوگا. اب بات کرتے ہیں لائٹنگ کی. جی ہاں، ویڈیو میں سب سے زیادہ ہمیں جس چیز پر فوکس کرنا پڑتا ہے وہ ہے لائٹنگ. خواہ آپ انڈور اسٹوڈیو سیٹ اپ کرتے ہو یا آؤٹ ڈور شوٹس لینا چاہتے ہو، دونوں صورتوں میں آپ کو لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر تو آپ آؤٹ ڈور شوٹنگ کر رہے ہو تو ڈے لائٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے. اور ڈے لائٹ میں بھی سب سے اچھی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے غروب آفتاب اور طلوع آفتاب، جسے گولڈن ہاور کہتے ہیں. یعنی دھوپ بالکل ہارڈ نہ ہو، تیز دھوپ میں آپ کی ویڈیو اچھی نہیں بن سکتی. لہٰذا کوشش کیا کرے کہ اس وقت آپ اپنے شوٹس نہ لیں. جیسے ہی سورج میں سرخی کا میلان شامل ہوتا ہے، یہ گھنٹے جو ہے چند گھنٹے آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ رات میں شوٹ لینا چاہتے ہو، وہ بھی آؤٹ ڈور، تو کچھ LED لائٹس آتے ہیں جو بہت سستے بھی ہیں اور وہ آپ کا کام آسان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈیو میں لائٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہو، جیسے کہ اس وقت میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس اس وقت 3 لائٹ لگے ہیں. ایک میرے اس جانب لگا ہے، دوسرا لائٹ میرے یہاں لگا ہے، اور تیسرا میرے موبائل فون کے بالکل پیچھے ہے. یہ تیسرا لائٹ میں کبھی بھی نہ لگاتا
लेकिन लगाया इसलिए है कि ये दर हकीकत मेरे बैकग्राउंड को कवर कर रहा है और ये 3 लाइट जो है ग्रीन स्क्रीन के लिए नाकाफ़ी है। मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है और यहाँ ऊपर टॉप पर भी मुझे लाइट की ज़रूरत है जो ग्रीन स्क्रीन को रोशन कर सके, लेकिन वो फ़िलहाल मैंने इंस्टॉल नहीं किया, बहुत जल्द वो भी कर लूँगा। लेकिन फ़िलवक्त इस 3 लाइट से ये जुगाड़ी सिस्टम कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको ये बात जहन नशीन करनी है कि यहाँ लाइट पर आपको थोड़ा सा ख़र्चा करने की ज़रूरत तो होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ भी हम बिल्कुल कम खर्च पर लाइट सेटअप कर ले तो ये भी मुमकिन है। जी हाँ, आप अपने कोई भी एलईडी लाइट लेकर अपने लिए इस तरह बॉक्सेस बना सकते हो, सॉफ्ट बॉक्स जो आपके चेहरे पर हार्श लाइट न पड़ने दे और आपका चेहरा भी रोशन हो, आपका काम भी हो सके। इसके अलावा ये जो लाइट है ये फुल लाइट अगर आप करना चाहते हो तो ग्रीन स्क्रीन के लिए तो आपको इसी तरह लाइट करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सिनेमैटिक लाइट सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम भी 3 लाइट की ज़रूरत होती है। वहाँ भी एक तो आपको सॉफ्ट लाइट की ज़रूरत होती है जैसे कि मेरा यहाँ लगा है, और दूसरा आपको वहाँ पर आरजीबी लाइट की ज़रूरत होती है जो आपने देखा होगा अमूमन यूट्यूबर्स के चेहरों पर जो लाइट पड़ रही होती है वो आरजीबी लाइट कहलाती है। वो चेहरे पर हम साइड से देते हैं, उसी तरह हम उसमें रिम लाइट भी लगाते हैं। रिम लाइट भी हम बैकग्राउंड पर देते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में कलर नज़र आए। इसी तरह एक लाइट होता है प्रैक्टिकल लाइट। प्रैक्टिकल लाइट वो होती है कि हम अपने इर्द गिर्द कोई भी एक लाइट रख लेते हैं जिससे हमारे बैकग्राउंड में कलर्स दिख रहे होते हैं, लेकिन वो सिनेमैटिक बैकग्राउंड के लिए है। अगर आप उस जानिब जाना चाहते हैं तो आपको वो लाइट सेटअप करनी होगी, लेकिन अगर आप ग्रीन स्क्रीन पर काम करना चाहते हैं तो आपको की लाइट ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन लाइट एक नहीं 2 होने चाहिए जो आपके चेहरे पर पड़े, और पीछे आपके बैकग्राउंड के लिए भी लाइट का होना ज़रूरी है ताकि आपका ग्रीन स्क्रीन वो जो है आप पोस्ट प्रोसेसिंग में बिल्कुल आसानी के साथ रिमूव कर सके। तो ठीक है, आपने लाइट सेटअप के बारे में भी समझ लिया। अब बात करते हैं एडिटिंग प्रोसेस पर कि जी हाँ, हमने वीडियो तो अपनी शूट कर दी, अब इसको एडिट कैसे करें वो भी मोबाइल में। तो यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर आप मोबाइल में वीडियो एडिट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आप वीडियो मीडियम में लंबा दौड़ना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर एडिटिंग पर आना पड़ेगा, ये आपके लिए नागुज़ेर रहेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हो तो मोबाइल से भी काम लिया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मोबाइल के लिए बेस्ट एडिटिंग एप्लीकेशन कौन से है, तो कैपकट सबसे बेस्ट है। कैपकट के अलावा भी आपको काइनमास्टर और फिल्मोरा जैसे ऐप मिल जाते हैं जो आप अपने मोबाइल में ही इस्तेमाल कर सकते हो और अपने वीडियोस एडिट कर सकते हो। अब बात करते हैं कंप्यूटर पर कि कंप्यूटर के लिए अगर हमने कंप्यूटर पर अपने वीडियोस एडिट करेंगे तो उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से होने चाहिए और कंप्यूटर कौन सा होना चाहिए। तो लगे हाथों आप ये भी जान लें कि यहाँ कंप्यूटर पर कई सारे एप्लीकेशन हैं जिस पर वीडियोस एडिट की जा सकती है। कैपकट, फिल्मोरा और काइनमास्टर की जो मैंने बात की है इसके डेस्कटॉप वर्जन भी मिलते हैं। आप इन सॉफ्टवेयर का सहारा लेकर कंप्यूटर में भी इन्हीं सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो 2 है। नंबर 1 एडोबी प्रीमियर प्रो और नंबर 2 में है डाविंची। डाविंची की अगर बात करूँ तो ये एक बहुत पेचीदा एप्लीकेशन है जो कम से कम मुझे तो पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि डाविंची में कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार होती है और जितने भी प्रोफेशनल लेवल के एडिटर होते हैं वो अपना सारा एडिटिंग प्रोसेस प्रीमियर प्रो में निपटाकर कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंची का ही रुख करते हैं। लेकिन डाविंची चूँकि थोड़ा सा पेचीदा है
تو اس لیے وہ انڈسٹری میں اتنا ان نہیں ہے خصوصاً ایڈیٹنگ کے لیے. اور اس کے مقابلے میں پریمیئر پرو ہے. تو پریمیئر پرو اور اس کے کئی سارے فوائد ہیں. ان میں سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ پریمیئر پرو کے آپ کو انٹرنیٹ پر ہزاروں لاکھوں ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں جسے آپ اپنے ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران استعمال کر سکتے ہو. اس کے علاوہ پریمیئر پرو میں اگر آپ کام کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو سب سے فاسٹ ورک فلو مل جاتی ہے. تو اسی خوبی کو لے کر میں خود پریمیئر پرو استعمال کرتا ہوں. لیکن ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے سسٹم کون سا ہونا چاہیے، اب اسی پر بات کر لیتے ہیں. آپ کا سافٹ ویئر خواہ جو بھی ہو، لیکن آپ کو سسٹم تھوڑا سا جدید رکھنا ہوگا. اب جدید کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 15-20 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنے لیے کمپیوٹر بنائیں. نہیں بھائی، آپ کراچی کے مارکیٹ میں دستیاب پرانے سے کمپیوٹرز لے کر اس سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہو. بس یہاں پر آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جو بھی سسٹم لیں تو وہ آپ کا کم سے کم کورے 5 بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بس اس کا جنریشن جو ہے وہ کم سے کم 8 یا اس سے اوپر کا ورژن ہونا چاہیے. 8 جنریشن اس لیے کہ ابھی جو حالیہ ورژن ریلیز ہوئے ہے تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم بھی 6 جنریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور آئندہ 2-3 سالوں میں جو سافٹ ویئر ریلیز ہوں گے تو یہ جنریشن اس کے ریکوائرمنٹ اس کی بڑھ جائے گی. تو کوشش کیجئے کہ آپ کم سے کم اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے سسٹم بنانا چاہ رہے ہو تو وہ 8 جنریشن سے کم نہ ہو تاکہ یہ آئندہ کچھ برسوں میں بھی آپ کا سرمایہ محفوظ رہے. اب یہاں پر میں نے آپ کو مزید بتانا تھا کہ کمپیوٹر میں بھی کئی مختلف ماڈلز اور کمپنیز دستیاب ہے. اس میں بیسٹ کمپیوٹر کا انتخاب کون سا ہے اور ہمیں کیوں کرنا چاہیے. لیکن یہ ویڈیو بہت طویل ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ ٹاپک میں کسی اور ویڈیو کے لیے رکھ لیتا ہوں. اور اب اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اجازت. اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر لیں. ملتا ہوں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.